गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और प्लस टू की बात करें तो वहाँ पर कॉमर्स के जैसे फैब के अंदर एग्ज़ाम हो रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड और ऑल स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसी हिसाब से ये वीडियो बनाई गई है कि जिसमें हम देखते हैं कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन, उस पे एक स्पेसिफिक वर्ड की बात भी आती है कि हमें इतने वर्ड लिखने हैं। उसी हिसाब से ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि एक्सप्लेन या डिस्कस या डिफाइन, सिंपल उन टर्म को डिफाइन किया गया, ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो जाता है। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन ये है, शेयर एंड स्टॉक दोनों में क्या डिफरेंस रह जाता है? शेयर को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक को क्या बोलते हैं? तो डेफिनेशन बेस पे पॉइंट आता है, यूनिट ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी शेयर्स कैपिटल। कैपिटल का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, उसे हम शेयर बोलते हैं। और कलेक्शन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स मर्ज इनटू वन यूनिट। जब फुल्ली पेड अप शेयर को हम कंबाइंड कर लेते हैं, उन्हें एक मर्ज कर लेते हैं, तो एक सिंगल यूनिट बन जाती है, उसे हम स्टॉक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पास एक कंपनी है, उसके शेयर 10,000 शेयर है और एक शेयर का रेट 10 रुपीज़ है मान लो, ठीक है? तो स्टॉक के रूप में देखा जाए तो ये 1,00,000 रुपया हो गया। है, तो इसे हम स्टॉक बोल सकते हैं फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड होना चाहिए, पार्टली पेड अप की बात नहीं आएगी। ठीक है? तो यूनिट ऑफ ओनरशिप इन कंपनी शेयर कैपिटल दैट इज ए शेयर। और इसको हमने डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इसका कहीं ऐसा सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया। और कंपनी इशुएंस की बात करें तो कंपनी इसे इशू करती है, स्टॉक को कंपनी इशू नहीं करती। ठीक है? और ये पार्टली पेड अप भी हो सकती हैं, फुल्ली पेड अप भी हो सकते हैं। स्टॉक हमेशा फुल्ली पेड अप होगा। और शेयर के एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है ना? और स्टॉक का कोई ऐसा नंबर नहीं होता। फिर एज ट्रांसफरेबिलिटी मींस इनको हम फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं कर सकते और इनको हम फ्रैक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका डिनोमिनेशन देखें, ये हमेशा इक्वल अमाउंट में होता है। जैसे हमने कहा 10 रुपए का एक है, ये अनइक्वल अमाउंट में हो सकता है। और ये फ्रैक्शन पार्ट होता है। ठीक है? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल, सिंपल कह सकते हैं कि अब 10 रुपए का एक शेयर है, 10,000 शेयर है। और ये क्या है, मर्ज होता है फुल्ली पेड अप शेयर को। ठीक है? जैसे हमने 1,00,000 बोल दिया। फिर ये क्या है, कंपनी हमेशा इसे इनिशियल फॉर्म में इश्यू करती है। कन्वर्जन क्या करते हैं, पहले इनका कन्वर्जन क्या होता है, ये इश्यू करते तब होता है। और ये क्या करते हैं, जब कन्वर्ट करते हैं तब ये बनते हैं। सेक्शन 61 में हम फुल्ली पेड अप शेयर को हम कन्वर्ट करते हैं तभी स्टॉक बनता है। तो स्टूडेंट इसमें देखो, मैंने यहाँ पर पॉइंट देखा जाए तो 6-7 पॉइंट हो गए। आप कोई भी 4 पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है? इसके बाद सेकंड पॉइंट कई बार पूछा जाता है कि रिजर्व कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल इट इज रेफर टू पोर्शन ऑफ कंपनीज अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। कंपनी का जो अनकॉल्ड कैपिटल होती है, उसको दैट इज रिजर्व फॉर यूज ओनली ड्यूरिंग लिक्विडेशन। वो कंपनी अपने जो कैपिटल को रिजर्व कर देती है कि हम ये पैसा जो है, जो अनकॉल्ड कैपिटल है, इसे हम केवल लिक्विडेशन में मंगवाएंगे। तो इसका जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनता है, देखो पार्ट बना दिया हमें। क्वेश्चन पुटअप किया जाता है 2 मार्क्स का, स्टूडेंट 2 लाइनें लिख के आ जाता है, तो वो उससे इवैल्यूएटर को भी एग्जाम नंबर देने में बड़ा हेजिटेट होती है कि 1 लाइन का नंबर के दे, चाहे उसमें 30 वर्ड मांगे हुए हैं। फिर भी क्या होता है, जब दिखता है 2.5 लाइन का क्वेश्चन दिया हुआ है, 2.5 लाइन का आंसर दिया है, तो इवैल्यूएटर को ये होता है क्या लिखा है बच्चे ने। तो मैंने इस क्वेश्चन को अंदर स्टूडेंट को और एवेल्यूएटर को ध्यान में रखते हुए, ताकि स्टूडेंट भी कुछ देके जाए, कुछ लिख के जाए इसके अंदर, तो एक तो बता दिया कि अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है। दूसरा, ये सेक्शन 65 में डिफाइन किया गया, अनलिमिटेड कंपनी जो होती है वो कन्वर्ट करती है जब लिमिटेड कंपनी में, तब उस समय ये रिजर्व तैयार किया जाता है सेक्शन 65 के अंदर। और पर्पज एंड सिग्निफिकेंस क्या रहता है कि ये हमारे पास जो क्रेडिटर होते हैं उनको सेफ गार्ड हो जाता है। यानी कि कहते हैं कि लिक्विडेशन के समय जब जरूरत पड़ती है पैसे की, तभी ये पैसा मंगवा जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 8 रुपए मंगवा रखे हैं, तो 2 रुपए रह गए, तो कंपनी एक रेजुलेशन पास करेगी, ये रिजर्व कैपिटल के रूप में वो पैसा रह जाएगा। उसे कंपनी अपनी बैलेंस शीट में शो भी नहीं करती। ठीक है? इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कैपिटल रिजर्व। स्टूडेंट वाइस वर्सा देखा जाए तो ये रिजर्व कैपिटल, ये कैपिटल रिजर्व एक से दिखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कैपिटल रिजर्व बेसिकली कंपनी एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन एक कंपोनेंट रिजर्व एंड सरप्लस का। ये होता क्या है, कैपिटल प्रॉफिट होता है जो हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना पड़ता है। अब कैपिटल प्रॉफिट कैसे आया, आपने फोर फीचर किए है ना, शेयर फोर फीचर किए, उस समय कैपिटल रिजर्व तैयार हो गया। और भी बहुत सारे रीजन है जो कैपिटल रिजर्व बनता है, कैपिटल प्रॉफिट हुए हैं, कैपिटल प्रॉफिट है, जो हमारे पास
जिसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे यूज़ करेंगे ये भी बता दिया गया। राइट कैपिटल लॉस पड़े हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है? इसका सोर्स क्या रह गया आपके पास, फॉरफीचर को जब रीइश्यू करते, फॉरफीचर शेयर को रीइश्यू करते हो उस समय हो जाता है, या आप रिडम्पशन करते हो डिबेंचर में, वहाँ पर कैपिटल प्रॉफिट हो सकता है आपको, ठीक है? तो वो सारे कैपिटल प्रॉफिट ही कैपिटल रिजर्व होते हैं। तो या आपने कैसे यूज़ करना है कैपिटल लॉस को कवर करने के लिए, या कोई और कोई लॉसेस होते हैं, ठीक है? इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है। आप वहाँ से भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, मैंने सेपरेटली भी शो किया गया है। एक तो रिजर्व कैपिटल क्या है, 65 में डिफाइन किया गया, ये अलग से डिफाइन नहीं किया गया। और ये कैसे होता है, राइज कैपिटल का पार्ट होता है सोर्स, और कैपिटल रिजर्व जो कैपिटल गेन या प्रॉफिट है। और रिजर्व कैपिटल का पर्पस क्या है, डिसोल्यूशन के एक्सपेंस को मीट करने के लिए, उसको बियर कैसे कर सकते हैं, कैसे आप कहाँ से चार्ज करेंगे। और इससे क्या कैपिटल लॉसेस है, अनफोर्सिन सिचुएशंस में जब कोई कैपिटल लॉस होता है तो कैपिटल रिजर्व से पूरा किया जा सकता है। और ये कैपिटल बैलेंस शीट में कहीं शो नहीं होता। कैपिटल रिजर्व को हम बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस साइड में शो करते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी होता है क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। और ये पैसा कब यूज़ कर सकते हैं रिजर्व कैपिटल का, ओनली लिक्विडेशंस का। और कैपिटल रिजर्व जो होते हैं कोई भी इमरजेंसी या लॉस है, बिजनेस एक्सपेंशन है, आप यूज़ कर सकोगे, ठीक है? तो इसमें भी आप कोई भी 3-4 पॉइंट ले सकते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया, आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आपको देखो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग-अलग पैटर्न बना हुआ है, कहीं 11 क्वेश्चन आते हैं, कहीं 12 होते हैं और कहीं 10 होते हैं। उस हिसाब से ये मेंटेन किया गया है कि आपको लिखना कितना है, क्योंकि बुक्स में देखते हो बहुत ज़्यादा लिखा जाता है। हमें क्या लिखना है, लिमिटेड मात्रा में लिखना है, लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। मैंने इसमें अंदर ये भी होता है कि आपकी नॉलेज भी बढ़ सके और साथ में आपको कितना पैटर्न में लिखना चाहिए। आप कोई भी 2-3 पॉइंट ले सकते हैं। इसके बाद आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। यूज़ ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कई बार पूछा जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो आप शेयर इश्यू करते हो, आप प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो, तो उस पैसे को कहाँ यूज़ करोगे? तो सेक्शन 52 में ये डिफाइन किया गया कि ये इश्यू ऑफ बोनस शेयर, जब बोनस शेयर इश्यू करते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बोनस शेयर जब इश्यू होते हैं, फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि आपके पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पड़े हैं, उनको राइट ऑफ करना है, वो राइट ऑफ कर सकते हो। स्टूडेंट आम तौर पे ये देखा जाता है, स्टूडेंट जब करते हैं ना एग्ज़ाम में, बुक पढ़ी हुई है उन्होंने, लेकिन 1 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है। मैं ये कहता हूँ कि आपने सारा तैयार किया है, लेकिन एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आप इनको जस्ट, जैसे आज आप दोपहर का एग्ज़ाम है, तो एक बार ज़रूर ये रीड कर लें। एक बार ये वीडियो जब आप देखोगे आपको ये समझ भी आएगा, साथ में आपका एक रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है ना? सारी घंटे 1.5 घंटे में सारा कवर हो जाएगा आपका। हाँ जी, इसके बाद आता है इश्यू ऑफ राइट ऑफ इश्यू एक्सपेंसेस। आपके कोई इश्यू एक्सपेंसेस हैं, कमीशन पेड किया, डिस्काउंट दिया शेयर इश्यू पे। नॉर्मली अपन कहते हैं कि शेयर इश्यू जो शेयर होते हैं जो डिस्काउंट पे इश्यू नहीं करते, क्योंकि कंपनी एक्ट में प्रोविजन बन गया। लेकिन ऐसे कुछ शेयर हैं जैसे स्टैटिक शेयर्स है, वहाँ पर आपने डिस्काउंट दिया है तो उसे राइट ऑफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिक्योरिटी प्रीमियम से। ऐसे ही प्रीमियम रिडक्शन देना है आपने, आप रिडीम कर रहे हो, शेयर कर रहे हो या डिबेंचर रिडीम कर रहे हो, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज़ कर सकते हो। ये अलग-अलग सेक्शन भी दिए हैं। आप ज़रूरी नहीं है सेक्शन अलग से दें, लेकिन आप सेक्शन 52 दे के अपना काम चला सकते हैं। उसके बाद है बायबैक ऑफ शेयर, ठीक है? कंपनी एक्ट में ये प्रोविज़न होता है कि आप कंपनी अपने खुद के शेयर्स ऑन अपने परचेज़ कर सकती है, एज़ ए सिक्योरिटी परचेज़ कर सकती है, ठीक है? या बायबैक कर रही है, तो उस सिचुएशन में भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एक अलग से बताया भी गया है कि बायबैक करते हुए या फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम में, ये दोबारा से यहाँ पर शो किया गया है। इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा इम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लान। कई बार कहते हैं डिफाइन दिस, कई बार डिस्कस दिस या मीनिंग ऑफ दिस, इस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। मीनिंग पूछ लिया, डिफाइन कर दिया, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी को एक फ्रीडम होती है कि वो अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में सेक्शन रूल 12 के अंदर कंपनी क्या करती है, एक स्पेसिफिक अपने शेयर होल्डर को, अपने जो एम्प्लॉइज हैं, डायरेक्टर हैं, उनको इसमें कहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को छोड़ के, ठीक है? या आपकी एम्प्लॉइज सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी की है, उनको आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दे सकते हो, शेयर दे सकते हो, ठीक है ना? और ऐसे में क्या होता है कि रूल 12 आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उस समय आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की प्लान की आती है। आप उन्हें शेयर के लिए एक पहले से प्रोविज़न दे देते हैं कि आप ये शेयर परचेज़ कर सकते हो। और सेकंडली ये बात है आती है कई बार कि लॉक इन पीरियड कितना होगा? इसका जो मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है।
तो इसमें सिंपल सी बात आ जाती है कि ये जो ग्रांटेड किसको किया जाता है, अपने एम्प्लॉइज़ को, जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ है या डायरेक्टर है या सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी है, उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप शेयर परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? और ये बात भी कही है कि जिनके पास उन प्रमोटर को भी आप, बट नॉट टू प्रमोटर दोज़ होल्डिंग, जिनके पास 10% से ज़्यादा शेयर हैं उन प्रमोटर के, उनको ये नहीं दोगे आप। तो एम्प्लॉइज़ को डायरेक्टर एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं या कंपनी सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी, उनको ये आप ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं रूल 12 के अंदर। ठीक है? और इसका लॉक इन पीरियड जो है वो 1 ईयर है। पूरे 1 ईयर तक अपने पास ये रखने पड़ेंगे। इसके बाद ये आता है कि कई बार पूछे तो फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब फॉरफीचर ऑफ शेयर में स्टूडेंट क्या करता है? एग्ज़ाम्पल देता है कि किसी ने पेमेंट नहीं की, लेकिन स्टूडेंट जब आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा-सा एक ऐसा होना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेटिव होए। आपके जैसे यूजीसी एग्ज़ाम आता है, वहाँ पर भी ये टॉपिक आपको काम आएँगे। तो यहाँ पर बताया कि सेक्शन 28 और 35 4 के अंदर टेबल एफ में ये रूल रेगुलेशन होते हैं जो फॉरफीचर के केस में आप यूज़ कर सकते हैं। शेड्यूल नंबर 1 है, ठीक है? और कंपनी अपने शेयर फॉरफिट कब करती है? जब कोई शेयर होल्डर कॉल का पैसा नहीं देता, इंस्टॉलमेंट नहीं देता, ठीक है ना? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका प्रोविज़न होता है, तभी कंपनी शेयर होल्डर का जो पैसा वो फॉरफिट कर सकती है। और इसमें उन्हें एक नोटिस भी देता है, 14 डेज़ का नोटिस भी होता है। अगर फिर भी वो पेमेंट नहीं करते, तभी हम ये फॉरफिट कर सकते हैं। और आफ्टर द नोटिस पीरियड इफ पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड, द बोर्ड पास रेजोल्यूशन टू फॉर, उसमें बोर्ड क्या है, एक रेजोल्यूशन पास कर देगा कि इन शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो आपने देखा, एक तो ये बताया कि टेबल लेफ्ट में शेड्यूल 1 के अंदर इसके जो रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे और उन्हें नोटिस भी दिया जाएगा। ठीक है? ये आपने पेमेंट नहीं की, अगर नोटिस 14 डेज़ का नोटिस करने के बाद भी उन्होंने पेमेंट नहीं, तभी आप एक रेजोल्यूशन पास करो। उसके बाद आता है सरेंडर ऑफ शेयर्स। नॉर्मली देखा जाए तो सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होता है? इसमें शेयर होल्डर की वॉलंटरी एक अपनी इच्छा होती है। वॉलंटरी एक्ट बाय द शेयर होल्डर, वो खुद कहते हैं कि हम अपने शेयर रिटर्न कर रहे हैं, कंपनी को रिटर्न कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी देखा जाए फॉरफीचर शेयर में भी क्या हो रहा है? कंपनी अपने शेयर वापस ले रही है, ठीक है ना? उन्हें अपनी इच्छा से कर रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है? शेयर होल्डर अपनी इच्छा से करते हैं। यहाँ पर अपनी इच्छा क्या रही? उन्होंने पेमेंट नहीं दी शेयर होल्डर ने, तभी कंपनी ने एक रेज़ोल्यूशन पास कर दिया, नोटिस भी दिया। लेकिन इस केस में क्या हुआ? वॉलंटरी एक्ट बाय द शेयर होल्डर टू रिटर्न शेयर टू द कंपनी। तो इसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। सरेंडर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय कंपनी अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या कोई नोटिस दिया गया है, ठीक है? तो उस सिचुएशन में ये सरेंडर किया जा सकता है। इसका कहते हैं इट रिजल्ट इन कैंसलेशन, इससे क्या होता है, शेयर जो कैंसल हो जाते हैं और इससे कंपनी की शेयर कैपिटल भी कम हो जाती है। और इसका जो ये इफेक्ट क्या रह जाता है, जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनके जो भी इंटरेस्ट होता है, क्लेम होता है, राइट होता है, लायबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि शेयर होल्डर ने अपने शेयर कैंसल करवा दिए, रिटर्न कर दिए, तो उनके जो भी राइट होंगे, लायबिलिटीज़ होंगे, वो सारी समाप्त हो जाएँगी। ठीक है? और पर्सन सरेंडरिंग द शेयर सीज़ टू मेंबर ऑफ, और वो कंपनी का मेंबर भी नहीं रहेगा जिन्होंने ऐसा अपने शेयर वापस कर दिए। इसके बाद आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या रहते हैं, ठीक है? और फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या रहा। फिर हमारे पास टॉपिक आता है बोनस शेयर। आमतौर पे बोनस शेयर बेसिकली आप फ्री शेयर कह सकते हैं, ठीक है? इसको जो सेक्शन 63 में डिफाइन किया गया, स्टूडेंट एक बात नोट करना आपने, अपने जो क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, ठीक है? आपके लिए दिए गए हैं, इसमें सबसे बात आती है कि कंपनी एक्ट को ध्यान में रखा गया है, ठीक है ना? सेक्शन 63 में बताया गया कंपनी कैन इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू मेंबर्स फ्रॉम फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कहाँ से ये पैसा ले सकते हैं? जब आप अपने शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फुल्ली पेड बोनस शेयर दे रहे हो, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट से आ सकता है, ठीक है ना? और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का पैसा हो सकता है, ठीक है? और एक बात है कि एसेट का रिवैल्यूएशन का पैसा इसमें यूज़ नहीं कर सकते। और एक बात तो आ गई, ये फुल्ली पेड होगा, ठीक है ना? फुल्ली पेड बोनस शेयर दे सकते हो आप। एक पॉइंट ये हो गया, गवर्न द इश्यू, ये सेक्शन डिफाइन कर दिया। फिर ये पैसा फुल्ली पेड बोनस शेयर के रूप में आप इश्यू कर रहे हो। फिर ये इसमें जो रेगुलेशन होगा, वो आर्टिकल्स के अंदर डिफाइन किया गया होगा। बोर्ड की रिकमेंडेशन होगी, शेयर होल्डर ने अप्रूव किया होगा जनरल मीटिंग में, ठीक है? फिर उसके हिसाब से जो भी रूल्स होंगे उनको फॉलो किया जाएगा। नो डिफॉल्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, दैट सिक्योरिटी, किसी प्रकार का कोई डिफॉल्ट भी नहीं होना चाहिए। ये बात साफ तौर पे कहा गया है। इसके बाद आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अभी हमने देखो स्टूडेंट कई बार यूज़ किया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। वहाँ पर स्टूडेंट पूछता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है? अभी आपने ऊपर यूज़ किया, अभी देखो आप बोनस शेयर के रूप में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज़ किया। तो ये है क्या? ये सेक्शन 69 में डिफाइन किया गया।
ठीक है ना? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, बोनस शेयर के लिए 63 देखा आपने, अभी ऊपर आपने 65 पढ़ा था, किसके लिए था? वो रिजर्व कैपिटल के लिए था। बोनस शेयर 63 आ गया और कैपिटल एडप्शन रिजर्व के लिए क्या आया? 69 बता दिया गया। ठीक है? व्हेन ए कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ फ्री शेयर्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इट मस्ट ट्रांसफर इक्वल अमाउंट टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर परचेज्ड ऑन टू द सीआरआर। कहता है जब कंपनी अपने फ्री रिजर्व का यूज करके शेयर इशू करती है, ठीक है ना? यानी कि रिडक्शन करती है। इन केस में क्या होगा? आपको कंपनी कैपिटल रिडक्शन रिजर्व तैयार करना पड़ता है। कंपनी परचेजेस ऑन शेयर आउट ऑफ फ्री शेयर्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इट मस्ट ट्रांसफर इक्वल अमाउंट टू द शेयर परचेज टू द कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। ठीक है? जैसे अभी आपने देखा कि सीआरआर कैन बी यूटिलाइज्ड बाय कंपनी टू इशू फुली पेड बोनस शेयर। जब आपने देखा कैपिटल आप फुली पेड बोनस शेयर दे रहे हो, तो आप इस पैसे को यूज कर सकते हो। सीआरआर आया कहाँ से? सवाल ये आता है। सीआरआर आया कहाँ से? कंपनी जब अपने ओन शेयर परचेज करती है, खुद के शेयर परचेज करती है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसे यूज किया, फ्री रिजर्व यूज किए, तो हम उतने रिजर्व से क्या कर सकते हैं? उतने पैसे से सीआरआर तैयार कर दिया। अब सीआरआर कहाँ यूज होता है? अभी आप पर ऊपर पड़ा है, फुली पेड बोनस शेयर के लिए यूज किया जा सकता है। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 क्लास सी में ये बताया गया कि क्रिएशन ऑफ सीआरआर जो होता है, ठीक है, इससे आप प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट, वहां से आप ये क्रिएट हो सकते हैं। उतनी अमाउंट से जब आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हो प्रॉफिट में से, तब भी ये क्रिएट हो सकता है। और यूज कहाँ होगा ये भी आपको बता दिया गया। ठीक है? तो ये आपने ध्यान देना कि जब आप अपने ओन शेयर परचेज करते हो या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हो आउट ऑफ प्रॉफिट में से, वहां से ये तैयार होता है और इसे यूज कैसे करना है ये बात आप ये जो सेकंड पॉइंट आप थर्ड पॉइंट में लिख सकते हो, है ना? जो ये वाला पॉइंट है आप क्या ये थर्ड में लिख सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है कि प्रेफरेंस शेयर को जब आप रिडीम करते हो, प्रेफरेंस शेयर को आप जब रिडीम करते हो, तो उस समय कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया होता। तो कॉल्स इन एरियर के केस में आपको उनका कैसे ट्रीटमेंट करोगे? कंपनी एक्ट में हालांकि स्पेशली तो ऐसा नहीं बताया गया, लेकिन ये होता है कि जब भी आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे, वो फुल्ली पेड होने चाहिए। ठीक है ना? फुल्ली पेड होने चाहिए। तो सेक्शन 52 में बताया गया कि प्रेफरेंस शेयर कैन ओनली बी रिडीम इफ दे आर फुल्ली पेड। Therefore, company must ensure that all calls in the arrear are collected before proceeding the reduction। कि रिडप्शन करने से पहले वो फुल्ली पेड होंगे, तब भी आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हो, अदरवाइज रिडीम नहीं कर सकते। ये बात नोट कर लो आप। ठीक है? तो सिंपल ये बताया गया, सेक्शन 52 में बताया गया। ठीक है? कॉल्स इन एरियर का जो पॉइंट है, वो पहले आप उनसे कॉल मंगवाइए। अगर वो कॉल नहीं देते, अनपेड रह गई मंगवाने के बाद भी, तो आप उन शेयर होल्डर को फोरफिट करेंगे एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 56 के तहत। ठीक है? फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर को रिडक्शन से पहले उनको आप फोरफिट करोगे। पहले तो कॉल मांगी आपने, ठीक है ना, फुल्ली पेड करवाने के लिए पैसा मंगवाया, अगर उन्होंने नहीं दिया तो पहले फोरफिट करोगे, फिर आप रिडीम कर सकोगे, जो रिमेनिंग रह जाएंगे। ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन हमारे आते हैं होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड। आपने सुना होगा होल्डिंग कंपनी में सेक्शन हमारे पास है 21। 21 सॉरी सेक्शन बता रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 21। कई बार यूजीसी में ये पूछा जाता है कि सिंपल पूछा जाता है यूजीसी एएस 21 किससे संबंधित है, तो आप होल्डिंग कंपनी से बता देते हैं। तो मैंने इसमें पहले बताया गया है, आपका जो छोटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन, उसमें पूछा जाता है कि एएस 21 है क्या। इट बेसिकली क्या करता है स्टूडेंट, इस बेसिकली ये एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आपको जब होल्डिंग कंपनी होती है और सब्सिडरी कंपनी होती है, तो उनके उस केस में एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। वो कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे प्रेजेंट करनी है, ये एएस हमें प्रोवाइड करता है। सिंपल बताया, प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करनी है आप। ठीक है? इसमें उसका प्रोसीजर बताया गया है, कैसे कंबाइन करनी है फाइनेंशियल पोजीशंस, आपकी इंटर कंपनी ट्रांजिशंस होती हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को रिपोर्ट करना होता है, ये प्रोसीजर बताया जाता है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो होती है, आपको पता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया, इट शुड प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है ना? हमने बहुत बार पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर। तो यही बात आती है कि ट्रू एंड फेयर व्यू हमारी बैलेंस शीट शो करे। जब एएस भी यही कहता है कि जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, वो ट्रू एंड फेयर व्यू बनाए।
ठीक है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करें। इसमें कैश फ्लो कैसे एक सिंगल इकोनॉमिक एक्टिविटी रूप में शो किया जाता है। AS21 किससे रिगार्डिंग है, पहले तो ये पूछा जाता है होल्डिंग कंपनी से। आपको जब AS21 पूछा जाए तो ये चीज आप डिफाइन कर सकते हो। और आमतौर पे स्टूडेंट से जब एग्जामिनेशन में एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या लिखे क्या ना लिखे, कि अलग से बुक में डिफाइन नहीं किया गया। उसी हिसाब से ये एक समरी रूप में, छोटे रूप में, थोड़े शब्दों के अंदर ये डिफाइन किया गया है। हमने इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को भी शामिल कर लिया। पेरेंट कंपनी कैसे अपनी होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है, कैसे बैलेंस शीट बनाती है, वो चीज भी शो कर दी। ट्रू एंड फेयर व्यू को भी इंक्लूड कर लिया। तो यही तो स्टूडेंट पॉइंट बनते हैं कि एग्जाम के अंदर आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपने लिखा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बहुत बड़ी ज्यादा बड़ी वीडियो ना बनाते हुए कुछ पॉइंट ले रहा हूँ। मैं AS21 के कुछ 2-3 पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करूंगा, रिमेनिंग पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। इसके बाद आता है होल्डिंग कंपनी क्या है। होल्डिंग कंपनी इसी के पर्सन आता है। होल्डिंग कंपनी को 2 सबसेक्शन 46 के अंदर डिफाइन किया गया। ए कंपनी इन रिलेशन टू वन मोर अदर कंपनी ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी, जिसकी जो सब्सिडरी कंपनी भी है। ठीक है ना, अब सब्सिडरी कंपनी कैसे बनती है, ठीक है, एनी बॉडी कारपोरेट मीनिंग दैट ए होल्डिंग कंपनी कैन बी एन इंडियन एंड फॉरेन कंपनी। ए कंपनी इज कंसिडर्ड होल्डिंग कंपनी। कंपनी को होल्डिंग कंपनी कब कहेंगे, जब वो कंट्रोल करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है और एक्सरसाइज कंट्रोल ऑफ मोर देन वन हाफ, यानी कि वन हाफ की बात आ जाती है कि 50%। ठीक है ना, वन हाफ का मीनिंग यहाँ पर 50% की बात आती है, यानी कि आपके पास आधे से ज्यादा दूसरे की शेयर कैपिटल है दूसरी कंपनी। ठीक है ना, दूसरा एक तो हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आपका आपका ज्यादा कंपोजिशन है, आप उसे कंट्रोल कर रहे हो। और दूसरा वन हाफ का मीनिंग यहाँ पर क्या आ गया, हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल बोल सकते हो आप, सिंपल 50% से ज्यादा कह सकते हो आप, वन हाफ का कंफ्यूजन ना रखें। हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी इधर ऑन इट्स टुगेदर वन और मोर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। जैसे आप ये भी कह सकते हो ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, एक सी कंपनी है। ठीक है ना, ए ने इसको बी को टेक ओवर किया हुआ है, कैसे उसके कंट्रोल कर रखा है उसने अपने, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसका 50% से ज्यादा शेयर है या कंपोजिशन ज्यादा है, और बी सी का। तो इस केस में सी भी ए की सब्सिडरी बन जाएगी। ए होल्डिंग कंपनी है, ए होल्डिंग कंपनी है बी की, और बी होल्डिंग कंपनी है सी की, तो इस केस में सी भी क्या हो जाएगा, ए की सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में डिफाइन किया गया है। तो आपको होल्डिंग कंपनी में देखा आपने, एक तो ये वन और मोर कंपनी सब्सिडरी कंपनी होगी एक कंपनी के दिन में, और ये फॉरेन भी हो सकती है, इंडियन भी हो सकती है। और ये कंट्रोल कैसा होगा ये बात आपको बताई गई है। यहाँ पर आप 50% से ज़्यादा सिंपल बात कर सकते हैं। आप हाफ को यहाँ पर ये ले सकते हैं। हाँ जी, एक पॉइंट और लेंगे यहाँ पर आप, सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि सब्सिडरी की अभी अपने ऊपर बात की थी 2 सबसेक्शन 46 के अंदर। यहाँ पर क्या बताया, 2 सबसेक्शन 86 के अंदर 7 के अंदर बताया कि सब्सिडरी कंपनी क्या है, जो किसी और कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। ठीक है ना, जो कहता है सब्सिडरी इज डिफाइंड इन रिलेशन टू अनदर, उसकी कोई होल्डिंग कंपनी है कहने का मतलब। जैसे बी कंपनी, ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, बी कंपनी की होल्डिंग कंपनी कौन है, ए है, तो ये सब्सिडरी होगी, इसको डिफाइन कर दिया। क्या ए कंपनी इज कंसिडर्ड टू सब्सिडरी इफ द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो खुद कंट्रोल कर सकती है, उन्हें रिक्रूट करना है, उन्हें अपनी पावर दिखाना है कि हमें अपनी अथॉरिटी यूज करनी है। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि उसके वोटिंग पावर है जो हाफ ऑफ द वोटिंग पावर उससे ज्यादा उसके पास ज्यादा है, कि बी के जो शेयर होल्डर है, ठीक है ना, और इसके जो शेयर होल्डर की बात आ जाती है, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या फिर शेयर कैपिटल है, इसके पास मोर देन 50% से ज्यादा शेयर इसके पास है, तो ये क्या हो जाएंगे, बी क्या है जो इसकी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी, ये होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। तो ये बात यहाँ पर शो किया गया है। और रिमेनिंग जो क्वेश्चन हमारे इसके रह जाते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। आज मैं थोड़ा सा आपको रिकैप भी बता देता हूँ हमने क्या किया आज, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक तो हमने किया शेयर एंड स्टॉक का डिफरेंस किया हमने, ठीक है, आपके कोई भी 3-4 पॉइंट ले सकते हो। फिर हमने किया रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस भी कह सकते हैं, उसको समझा भी हमने, सेक्शन 65 में डिफाइन किया गया, ठीक है। और फिर हमने किया दोनों का डिफरेंस। फिर हमने यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम को डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ईसोप क्या है, इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है। रूल 12 के अंदर डिफाइन किया गया कि अपने इम्प्लाइज डायरेक्टर को हम अपनी शेयर का राइट देते हैं, और
लॉक इन पीरियड ये नॉर्मली 1 ईयर का होता है, वैसे तो इसमें कोई डिफाइन नहीं किया। और फॉरफीचर केस में कैसे होगा, ये इसका सेक्शन भी बता दिया गया आपको, ठीक है। 14 डेज का नोटिस होगा, जब को पेमेंट नहीं दी जाती तो उनको वो फॉरफिट कर लेंगे। फिर सरेंडर ऑफ शेयर की बात आई, ठीक है। फिर बोनस शेयर आया 63 के अंदर सेक्शन। फिर सीआरआर क्या है 69 में डिफाइन किया गया, ठीक है। फिर आया ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देन हमने एएस के कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन किए हैं। होल्डिंग कंपनी क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये हमने डिस्कस किया। रिमेनिंग हमने सब्सिडरी को भी डिफाइन किया है। रिमेनिंग जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। स्टूडेंट, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हमारे जो और भी क्वेश्चन है कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर में हमने कोशिश की थी कि आपको क्वेश्चन की एक पीडीएफ प्रोवाइड की थी। इस बार हमने क्या किया है कि आपको समझाया भी है, और उम्मीद करता हूँ आप इन क्वेश्चन को अपने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अच्छी तरह समझें। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कॉलेज में भी मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू, मेरा नंबर है ये, ठीक है। और आप अपने स्टूडेंट को +2 के लिए भी ये वीडियो अच्छी रहेगी, क्योंकि उसके लिए भी ये हमारी इशू ऑफ शेयर कैपिटल में से कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ये मेरा नंबर है, ठीक है। थैंक यू।